बच्चों कैसे हो सब? पढ़ा होगा लास्ट टाइम जो पढ़ाया था, पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन भी लगाते जाएं साथ साथ, है ना। तो एविडेंस की बात कर रहे थे लास्ट टाइम, जिसमें हम लोगों ने एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस जो है उनकी बात कर ली थी, और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो था उसकी शुरुआत कर ली थी। और उसमें हम लोगों ने ये बात सबसे पहला पॉइंट कर लिया था कि जो शुरुआती भ्रूण का परिवर्तन है वो एक जैसा होता है, चाहे वर्टिब्रेट हो चाहे इनवर्टिब्रेट हो, है ना। चाहे कशेरुकी हो चाहे अकशेरुकी हो, जिनको कोडेड नॉन कोडेड भी कह सकते हैं हम लोग। तो शुरुआती भ्रूणी परिवर्तन जो है वो सब में समान है, क्योंकि सारे जो एनिमल है उनका कॉमन शुरुआती पूर्वज था, है ना। उसके बाद में अगला जो पॉइंट इसमें है, फर्स्ट वाला कल हो गया था, सेकंड जो देख लेते हैं कि वर्टिब्रेट्स के भ्रूण का समान दिखाई देना। तो वर्टिब्रेट जो है उनके अगर एम्ब्रियो की रिजेम्बलेंस या उनकी जो समानता है, अगर उसकी हम लोग बात करें, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि सबके कॉमन एंसेस्टर रहे हैं, तो जैसे हम लोग कहें कि फिश है, उभयचर, एम्फीबियन है ना, मछलियां हैं, एम्फीबियन है, रेप्टाइल हैं, उसके बाद में बर्ड्स हैं और मैमल है। तो शुरुआत में इन सब के जो एम्ब्रियो हैं उनकी संरचना एक फिक्स स्टेज में एक जैसी नजर आती है। कि एक निश्चित अवस्था में सबके एम्ब्रियो आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं, और जो ज्यादा पास में होता है उनके एम्ब्रियो ज्यादा समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल में तीनों में ज्यादा समानता ये प्रदर्शित कर रहे हैं। और फिर अगर बर्ड और मैमल में देखें तो ज्यादा समानताएं आपस में इनकी तुलना में ये प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब जो जितना नजदीकी है वो उतना ज्यादा समानता प्रदर्शित करता है, क्योंकि मछलियां ही उभयचर में इवोल्व हुई थी, और उभयचर ही रेप्टाइल में इवोल्व हुए थे, और रेप्टाइल से ही कौन इवोल्व हुए थे? मैमल और बर्ड्स। ऐसा नहीं है कि रेप्टाइल से बर्ड्स बने और बर्ड से मैमल बने, नहीं। बर्ड्स और मैमल का, पक्षियों का, स्तनधारियों का एक कॉमन पूर्वज था। तो इन सब के अंदर जो है, इन सब एम्ब्रियो में इनिशियली गिल स्लिट्स व टेल उपस्थित होती है। तो गिल स्लिट इन सब में, टेल भी इसके अंदर प्रेजेंट है, जो इन सब में समान है, और ये इसीलिए क्योंकि इन सब के पूर्वज जो थे वो कॉमन थे। हालांकि बाद में अगर देखें तो बाद के डेवलपमेंट के अंदर जब ये अडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं तो वयस्क अवस्था में केवल इसमें गिल स्लिट और पूंछ पाई जाती है। जैसे अडल्ट में भी क्लोम दरारें या गिल स्लिट्स उपस्थित, और इन सब में अडल्ट अवस्था में गिल स्लिट जो है वो क्या होती है? अनुपस्थित होती है, क्योंकि ये गिल से ने सांस लेते हुए फेफड़ों से सांस लेते हैं वयस्क अवस्था में, इसलिए इनमें गिल स्लिट अनुपस्थित होती है। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में इन सब में गिल स्लिट है, क्योंकि इन सब के कॉमन एंसेस्टर थे, है ना। तो ऐसा इसीलिए कि वर्टिब्रेट के भ्रूण समानता के भ्रूण जो है वो समान दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके कॉमन एंसेस्टर हैं, बिकॉज ये सभी एक कॉमन पूर्वज से
उद्गमित हुए थे। क्लियर ना? तो नोट कर लें इसको पोज करके। फिर तीसरा पॉइंट इसमें है कि इनवर्टिब्रेट्स के लार्वा में समानता। इनवर्टिब्रेट्स के लार्वा में समानता की बात हम लोग कर लेते हैं कि इनवर्टिब्रेट के लार्वा जो है वो भी आपस में रिजेम्बलेंस शो करते हैं, एक जैसे नजर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी कॉमन एंसेस्टर से उत्पन्न हुए हैं। तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स के लार्वा भी इनवर्टिब्रेट के लार्वा भी समान दिखाई देते हैं। समान दिखाई देते हैं मतलब एक जैसे दिखाई देते हैं। जो उनके कॉमन पूर्वज होने का संकेत है ना? तो इसमें एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है कि एनलिडा व मोलस्का का ट्रोकोफोर लार्वा कि जो एनालिड और मोलस्क दोनों के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा है और दोनों में ये ट्रोकोफोर लार्वा है। इसका मतलब ये है कि जो एनालिड है वही किस में इवोल्व हुए हैं? मोलस्क में। तो मोलस्क के पूर्वज माने जाते हैं एनालिड, क्योंकि एनालिड उनसे पहले है और उनमें ट्रोकोफोर लार्वा और वो लार्वा मोलस्क में भी है। तो ये इंडिकेट करता है कि मोलस्क जो है उनके पूर्वज कौन है? एनालिड। क्लियर ना? इसके अलावा इकाइनोडर्मेट व हेमिकोडेट के लार्वा भी आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि जो इकाइनोडर्मेट है वो हेमिकोडेट के पूर्वज हैं। मतलब इकाइनोडर्मेट ही हेमिकोडेट में इवोल्व हुए। नोट करें। फिर इसमें चौथा पॉइंट है कि प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इसको बोलते हैं अनुगामी कायांतरण। अनुगामी कायांतरण जिसमें जो लार्वा है कम विकसित और कम विकसित लार्वा अधिक विकसित वयस्क में बदलता है। अधिक विकसित अडल्ट में वो बदल रहा है। तो इसी को अनुगामी कायांतरण बोला गया है और ये उद्विकास का एक अच्छा प्रमाण भी माना जाता है। तो इसमें जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कोर्डेट है उसके अंदर 3 सब फाइलम है। सब फाइलम फर्स्ट जिसको आप लोगों ने पढ़ा है यूरोकोर्डेटा, सब फाइलम सेकेंड जिसको आप लोगों ने पढ़ा है सिफेलोकोर्डेटा और सब फाइलम थर्ड इसको आप लोगों ने पढ़ा है वर्टिब्रेटा, है ना?
तो जो सिफेलोकोर्डेटा है इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक एग्जांपल है एम्फियोक्सिस, और वर्टिब्रेटा के अंदर दो डिवीजन है, एक तो जबड़े युक्त और एक जबड़े रहित, है ना। तो जैसे जो जॉलेस है जिसमें जबड़े नहीं है, जिसको अगनेथा बोलते हैं, एक डिवीजन है। इसमें एक वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा, और इस साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के जो जीव हैं उनमें जबड़े नहीं होते हैं, ये एक्टोपेरासाइट होते हैं। इनका सर्कुलर माउथ होता है जो दूसरे मछलियों पे चिपके हुए होते हैं और उनसे खून चूसते हैं। इसमें एक उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा होगा पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन ये इसका एग्जाम्पल है। और पेट्रोमाइजोन जो है वो वयस्क है, और ये जो वयस्क है इसका जो लार्वा है, अगर उसकी बात करें तो वो एमोकोइट लार्वा है। कौन सा लार्वा? एमोकोइट लार्वा। तो आप लोग देखें कि इसमें सबसे कम विकसित ये हैं, इनसे ज्यादा विकसित ये हैं, और इनसे ज्यादा विकसित ये हैं, क्योंकि ये जो है वो तो ऐसे कोऑर्डिनेट हैं जो इनवर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता है। अब इसमें हम कहेंगे कि इनसे ज्यादा विकसित ये हैं, तो इनसे जब ज्यादा विकसित ये हैं, तो अगर इसमें हम लोग इस वर्ग की बात करें पेट्रोमाइजोन, तो इसमें वयस्क ज्यादा विकसित है और इसका लार्वा कम विकसित है। तो कम विकसित लार्वा एमोकोइट ज्यादा विकसित अडल्ट में चेंज हो रहा है पेट्रोमाइजोन में। इसको प्रतिगामी अनुगामी कायांतरण बोलते हैं, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और इसके लार्वा को जब हम लोग इस अडल्ट स्टेज से कंपेयर करते हैं, इससे पहले सब फाइलम के एम्फियोक्सिस से, तो ये लार्वा इससे समानता प्रदर्शित करता है। मतलब लार्वा अवस्था किसी दूसरे सब फाइलम के वयस्क जीव के समान नजर आ रही है, जो ये इंडिकेट करती है कि ये जो सिफेलोकोर्डेट हैं वो इस सब फाइलम के इस वर्ग के जीवों के पूर्वज। तो हम लोग कहेंगे कि जो लार्वा एमोकोइट लार्वा इससे समानता प्रदर्शित कर रहा है। एमोकोइट लार्वा जो है इससे समानता प्रदर्शित करता है। तो यह लार्वा एम्फियोक्सिस से समानता शो करता है। तो जब ये लार्वा इस वयस्क के समान है और इस लार्वा से जब ये वयस्क बना और इससे ये ज्यादा डेवलप है, तो हम कह सकते हैं कि इनसे ज्यादा डेवलप ये हैं। और एम्ब्रियो की स्टडी से हम लोगों ने पाया कि ये जो एम्ब्रियो है वो इसके समान नजर आ रहा है, ये जो लार्वा है, तो पता लगा कि यही इनके क्या है, पूर्वज है। तो इस तरीके से हमें इस एम्ब्रियो के अध्ययन से इनकी पूर्वजता का पता लग गया है ना। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर नोट में कि एम्फियोक्सिस वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के पूर्वज हैं। और क्यों कह सकते हैं ऐसा? क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा के लार्वा सिफेलोकोर्डेट जो हैं उनके वयस्क जीवों के समान नजर आते हैं। नोट करें पॉज करके। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद में एक है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये अनुगामी है, तो रेट्रोग्रेसिव को बोलते हैं प्रतिगामी। प्रतिगामी कायांतरण। तो इसमें लार्वा जो है वो अधिक विकसित होता है और जो अडल्ट है वो कम विकसित होता है। तो अधिक विकसित लार्वा जब कम विकसित अडल्ट में चेंज हो जाता है, तो उस अडल्ट को जब हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि उसके अंदर बहुत कम लक्षण है, और कम लक्षण की उपस्थिति के कारण हम लोग ये पहचान नहीं पाएंगे कि वो फाइलोजेनेटिकली किससे संबंधित है, वो कोऑर्डेट है या नॉन कोऑर्डेट है। इसके लिए हमें उसके उद्विकास का पता लगाने के लिए कि उसके पूर्वज कैसे रहे होंगे या वो किस
फाइलम में वो कोडेट है या नॉन कोडेट, हमें उसके एम्ब्रियो की स्टडी करनी पड़ेगी, एम्ब्रियोलॉजिकल प्रमाण की सहायता लेनी पड़ेगी। और जब एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे तो वो तो उससे ज्यादा विकसित था, तो उसके अंदर उपस्थित कुछ लक्षणों से पता लगा लेंगे कि ये कोडेट है या नॉन कोडेट है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल आप लोगों ने इस कोडेटा के अंदर यूरोकोडेट में पढ़ा है। किसमें पढ़ा है? यूरोकोडेट में। कि यूरोकोडेट में जो लार्वा है वो कम ज्यादा विकसित है और जो अडल्ट है वो कम विकसित है। तो यूरोकोडेट में ऐसा ही होता है कि जो लार्वा है ये अधिक विकसित है और इसके लार्वा जो है वो गतिशील है। गतिशील क्यों? क्योंकि लार्वा में क्या पाई जाती है? टेल उपस्थित होती है। लार्वा में नोटोकोड होती है, नोटोकोड उपस्थित। लार्वा में नर्व कोड भी होती है और लार्वा जो है उसमें गिल स्लिट्स भी होते हैं। लेकिन प्रतिगामी कायांतरण की वजह से इसकी ज्यादातर संरचनाएं खत्म हो जाती हैं और कम विकसित अडल्ट में वो चेंज होता है। एग्जाम्पल इसमें इस सब फाइल में याद रख सकते हो, हर्डमानिया का। हर्डमानिया इसमें वयस्क जीव जो समुद्र के बॉटम में इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, सिसाइल रहता है। तो अडल्ट जो है वो सिसाइल है, स्थानबद्ध। स्थानबद्ध यानी वो चलता फिरता नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी टेल गायब हो जाती है, वो तैर नहीं सकता। और उसमें जो है वो नोटोकोड व नर्वकोड अनुपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर अनुपस्थित है। लेकिन इसमें एक चीज ऐसी है जो लार्वा अडल्ट दोनों में कॉमन है और वो क्या है? गिल स्लिट्स। गिल स्लिट इधर भी है और इधर भी है, ये दोनों के अंदर कॉमन है। तो आप लोग एक चीज देखो कि हर्डमानिया जो वयस्क जीव है इसमें नहीं तो नोटोकोड है नहीं नर्व कोड है, तो इसका पता कैसे करें कि ये कोडेट है या नॉन कोडेट? तो इसके लिए हमें इसके भ्रूण का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रतिगामी कायांतरण हुआ है, इसलिए भ्रूण की जो विकसित संरचनाएं थी वो खत्म हो गई और वो कम विकसित वयस्क के अंदर चेंज हुई। समझ रहे हो? तो इस भ्रूण के ही स्टडी से, एम्ब्रियो के ही या लार्वा के ही स्टडी से हमें पता लगा कि हर्डमानिया जो यूरोकोडेट है वो एक कोडेट है, इसलिए इसको सब फाइलम कोड यूरोकोडेटा में रखा गया। नोट करें। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में फिर अगला जो पॉइंट है शायद नंबर 5 होगा, जो भी आप लोग नंबर लगा लेना, ठीक है ना? वो है एम्ब्रियो की अस्थायी संरचना। देखो कि कई बार क्या कि कोई भी जीव जो है वयस्क अवस्था में अपनी संरचना जो प्रदर्शित करता है उसमें हो सकता है कि उसके पूर्वजों के लक्षण दिखाई न दे रहे हों, लेकिन पूर्वजों के जीन उसमें जरूर पाए जाते हैं और उन जीन की अभिव्यक्ति उसके जीवन में एक बार जरूर होती है और वो कई बार भ्रूणी अवस्था में होती है। इसलिए किसी जीव की भ्रूणी अवस्था जो है अस्थायी रूप से कुछ ऐसे लक्षणों को प्रदर्शित करती है जो उसके पूर्वजों के होते हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में जब वो आती है तो वो लक्षण उसके अंदर गायब हो जाते हैं। तो उन्हीं की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन में लिख देता हूं कि कुछ जीव एम्ब्रियोलॉजिकल अवस्था में कुछ पूर्वजों के लक्षण
शो करते हैं, जो कि वयस्क अवस्था में अनुपस्थित होते हैं। ऐसा पूर्वजों के जीन की अभिव्यक्ति के कारण होता है। ना, पूर्वजों के जो जीन है वो उसके अंदर उपस्थित होते हैं और वो जीवन में कभी न कभी अभिव्यक्त होते हैं और ऐसा लक्षण उसमें शो कर देते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग बात करें कि बर्ड्स के एम्ब्रियो की चोंच में टूथ बड का पाया जाना, कि जो एम्ब्रियो है बर्ड में, तो उसकी जो बीक है उसमें इस तरीके से जो है टूथ बड पाई जाती है, दंत कलिका जिसको बोलते हैं, टूथ बड। तो ये जो टूथ बड उनके अंदर पाई जाती है, तो ये टूथ बड कुछ जीन के एक्सप्रेशन के कारण होती है। दिखाई देती है। अब ये तो भ्रूण है, लेकिन अडल्ट में जो है, अडल्ट में जो है वो टीथ अनुपस्थित होते हैं। चोंच जो है इनकी बीक में दांत नहीं पाए जाते, क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक में गिजार्ड उपस्थित होता है, एडिशनल चैम्बर होता है, गिजार्ड पेशणी जो भोजन को पीसने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन बनता है कि पक्षियों में दांत की अनुपस्थिति जो है वो किससे कंपनसेट हुई है? तो गिजार्ड से कंपनसेट हुई है। दांत अगर नहीं है तो अंदर गिजार्ड है जो भोजन को पीसने में मदद करता है। अब एक चीज देखो कि मैंने आपको कहा था कि जो रेप्टाइल है वो बर्ड्स और मैमल के कॉमन एंसेस्टर होते हैं, और रेप्टिलियन पूर्वज के कारण ही रेप्टाइल जो है उनके अंदर दांत भी होते हैं, आपको पता है। तो पक्षियों का पूर्वज रेप्टाइल ही था, तो उन रेप्टिलियन जीन के एक्सप्रेशन की वजह से ही इनके भ्रूण में ये जो टीथ थे वो अपीयर हुए, लेकिन बाद में जो है वो गायब हो जाते हैं, है ना। तो रेप्टिलियन पूर्वज के कारण ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो नोट कर लें इसको, क्योंकि वहां पर टूथ बड का पाया जाना कोई इसके लिए बेनिफिशियल नहीं था, क्योंकि ये तो यॉर्क शेक से न्यूट्रिएंट ले रहा था, है ना। फूड को चबाने में कोई इसकी सहायता नहीं कर रहे थे टूथ बड, लेकिन पूर्वजों के जीन थे, उनकी एक्सप्रेशन की वजह से ऐसा हुआ। ऐसे एक नहीं और भी कई एग्जाम्पल हैं। एक्वेटिक मैमल की अगर हम लोग बात करें तो उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते, लेकिन बाल का पाया जाना मैमल का लक्षण है। लेकिन जलीय स्तनधारियों में ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है उसमें बाल पाए जाते हैं। तो उसका कारण भी यही है जो याद था। तो एक्वेटिक मैमल जैसे व्हेल, डॉल्फिन के शरीर पर, एक्वेटिक मैमल जैसे व्हेल, डॉल्फिन की एम्ब्रियोनिक स्टेज में बॉडी हेयर का पाया जाना भी ऐसा लक्षण है जो इंडिकेट करता है कि एक्वेटिक मैमल जो है वो अन्य स्तनधारियों की तरह ही एक पूर्वज
कॉमन पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो माता के गर्भाशय में है और वहां पर बाल उनकी कोई विशेष सहायता नहीं करते हैं तापमान नियंत्रण में। वो बाल तो बाहर आने के बाद में सहायता करते हैं, लेकिन माता के गर्भाशय के अंदर तो टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा होता है, तो कोई उसका कोई यूज नहीं है। वो बस उसके पूर्वजों के जीन की अभिव्यक्ति के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर एम्ब्रियोनिक की अस्थायी संरचना के लिए। नोट करें पोज करके। तो ये अस्थायी संरचनाएं हैं जो बाद में गायब हो जाती है, लेकिन इन अस्थायी संरचनाओं के अध्ययन से हमें उनके उद्विकास का पता लग जाता है। फिर इसी में सेकेंड लास्ट की बात कर लेते हैं कि वर्टिब्रेट्स के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट। देखो वर्टिब्रेट जो हैं उनके ऑर्गन के डेवलपमेंट को अगर देखें तो हम लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गई कि इन सब के पूर्वज एक ही हैं और इनके ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है वो भी शुरुआत से लेकिन लास्ट तक अपने पूर्वजों को फॉलो करता है। तो जैसे हम लोग बात करें कि ह्यूमन हार्ट व ब्रेन का डेवलपमेंट पूर्वजों के पैटर्न से होता हुआ आगे बढ़ता है ना। जैसे आप लोगों ने देखा है कि जो फिश है उसमें 2 कक्षीय हृदय है ना। एम्फीबियन है उसमें 3 कक्षीय हृदय है। रेप्टाइल है तो उसमें 3.5 कक्षीय हृदय है। और जो बर्ड्स और मैमल हैं उसमें दोनों के अंदर ही 4 कक्षीय हृदय होते हैं। और आपको मैंने बताया भी कि मछलियों से उभयचर बने, उभयचर से रेप्टाइल बने और इन्हीं रेप्टाइल से बर्ड्स भी बने और मैमल भी बने, है ना। तो मनुष्य में जो ह्यूमन हार्ट डेवलपमेंट है, ह्यूमन हार्ट डेवलपमेंट, वो अपने पूर्वजों के पाथ को फॉलो करता है, क्योंकि शुरुआत में मनुष्य के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, एक ओरिकल एक वेंट्रिकल, 2 कक्षीय वो होता है। उसके बाद में जो है वो 3 कक्षीय हो जाता है, 2 ओरिकल एक वेंट्रिकल। उसके बाद में जो वेंट्रिकल है उसमें ऐसे कक्ष बन जाते हैं, तो वो 3.5 यहाँ पर जैसे 3 है यहाँ पे 3.5 और उसके बाद में वो जो है पूर्ण रूप से 4 कक्षीय हो जाता है, 4 कक्षीय। तो एक चीज देखो कि हमारा जो हार्ट है उसका डेवलपमेंट भी हमारे पूर्वजों का जो के जो फीचर है उनको प्रदर्शित करता हुआ आगे बढ़ता है कि मछली के समान पहले 2 कक्षीय, फिर उभयचर के समान 3 कक्षीय, फिर रेप्टाइल के समान 3.5 कक्षीय और फिर वो 4 कक्षीय होता है ना। तो ये एंसेस्टर पाथ को फॉलो कर रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि वास्तव में हमारे जो पूर्वज थे वो मछलियों के समान या मछलियां ही थी, है ना। हार्ट है, ब्रेन है, किडनी भी लिख सकते हो आप लोग, है ना। किडनी पहले प्रोनेफ्रिक होती है, फिर मिजोनेफ्रिक होती है हमारी, और फिर मेटानेफ्रिक होती है ना। तो वो भी डेवलपमेंट पाथ को फॉलो करती है। नोट करें पोज करके। तो आप लोगों को देखो कि ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है इनके अध्ययन से आसानी से हम लोग विकास का पता लगा सकते हैं। अब इसमें लास्ट जो है वो है बायोजेनेटिक लॉ।
बायोजेनेटिक लॉ। और इस नियम के अकॉर्डिंग बताया गया कि विभिन्न वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो अपने संबंधित प्रजातियों के अडल्ट्स के कुछ लक्षण शो करते हैं। कि जैसे फिश से लेकर के मैमल तक जो हैं, इनके एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, गिल स्लिट्स है, पोस्टरनल टेल है, ये सब में है, लेकिन बाद में वो जरूर डिसअपियर हो जाती है। तो वो इनिशियल डेवलपमेंट एक जैसा शो करते हैं। और अपने जो पूर्वज हैं भ्रूण डेवलपमेंट के दौरान अपने पूर्वजों के लक्षणों को दोहराते हैं। इसी को जो है अर्नेस्ट हैक्कल ने बोला था ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब डेवलपमेंट और विकास, रिकैपिटुलेट मतलब दोबारा दोहराना, फाइलोजेनी मतलब पूर्वजता को वापस पुनः दोहराना। और ये किसने प्रदर्शित किया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने ये स्टेटमेंट दिया था। पूछा जा सकता है, नोट करें पहुंच करके। तो इस बार नीट 2020 में जो है आपसे पूछा गया था कि इसको रिजेक्ट किसने किया था, इस लॉ के रेस्पेक्ट में बात की गई थी। तो उसके लिए आपको ये जो साइंटिस्ट है वॉन बेरिस का नाम याद रखना है। इसमें जो है बताया गया हैक्कल ने कि जो एम्ब्रियो है अपनी स्टेज में, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान में अडल्ट स्टेज के करेक्टर को शो कर सकता है। लेकिन इन्होंने बताया कि ये इनिशियली जो अलग अलग एम्ब्रियो हैं वो कॉमन करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो करेक्टर उनके स्पेशलाइज हो जाते हैं। फिश में अलग हो जाता है, एम्फीबियन में अलग हो जाता है, रेप्टाइल में अलग हो जाता है और बर्ड्स में अलग हो जाता है। क्लियर ना? और हैक्कल ने जो बताया बायोजेनेटिक लॉ की अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान में वो अपने लाइफ हिस्ट्री को फॉलो करता है। जैसे टैडपोल लार्वा है फ्रॉग का, तो वो अपने एंसेस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है लार्वल स्टेज में ही। लेकिन जैसे उसके अंदर टेल है, गिल स्लिट्स हैं, गिल्स हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि जो फ्रॉग है वो फिश से ही इवोल्व हुआ है ना। तो ये हो गया अपना बायोजेनेटिक लॉ। और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की भी हम लोग ने इसमें बात कर ली है। तो दो एविडेंस की बात हो गई है, एक तो स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा एम्ब्रियोलॉजिकल। अब तीसरी बात करते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंस की। बायोजियोग्राफिकल प्रमाण। देखो कि अर्थ पर प्लांट्स व एनिमल के वितरण के पैटर्न का अध्ययन जो है बायोजियोग्राफी कहलाता है। कि अर्थ जो है उस पे प्लांट्स और एनिमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसी की स्टडी को बायोजियोग्राफी कहा गया है। तो देखो कि परमाणु हो गया क्या, तो एक वैज्ञानिक था, मतलब शुरुआत में जो है वैज्ञानिकों ने बताया कि अर्थ जो है उसमें इनिशियली एक ही
लैंड मास था जिसको पेंजिया कहा, पेंजिया। अर्थ का शुरुआती लैंड मास पेंजिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, भूगर्भीय घटनाओं की वजह से महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, विस्थापन। और उसकी वजह से ये जो एक सिंगल लैंड मास था ये टूट करके अलग अलग टुकड़ों में बंट गया। तो इस तरीके से इससे अलग अलग जो है वो महाद्वीप जो है उनका निर्माण हो गया। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का निर्माण। तो आप लोग देखें कि जब शुरुआत में एक बड़ा लैंड मास था तो जितनी भी जंतुओं पादपों की प्रजातियां थी वो एक साथ थी, लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन की वजह से कुछ प्रजातियां यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरीके से उनका वितरण अलग अलग हो गया और बीच में समुद्र आ गया जैसे वो यहाँ वहां जा नहीं सकते थे। तो आप लोग देखें कि आज के समय में हम लोग कहें कि प्लेसेंटल मैमल जो है, अपरायुक्त स्तनधारी, वो हर महाद्वीप पे हैं सिवाय ऑस्ट्रेलियन के, वहां पर कम कम है। और जो भी आज वहां पे हैं वो मनुष्य के द्वारा ले जाए गए हैं। तो वहां पर अगर अपरायुक्त स्तनधारी डोमिनेंट नहीं है तो कौन से हैं? वहां पर है पाउज्ड मैमल, जिनके अंदर स्तनधारी शिशुधानी या शिशुधानी स्तनधारी जिनको बोला गया है, जिनके अंदर शिशुधानी पाई जाती है। मार्सुपियन मैमल वहां पर पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं है, क्योंकि जब ये कॉन्टिनेंट का विस्थापन हुआ तो ज्यादातर जो मार्सुपियन थे वो ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में चले गए उसके साथ विस्थापित होते हुए, और बाकी के जो महाद्वीप थे वहां पर जो मार्सुपियल मैमल बच्चे वो प्लेसेंटल मैमल के साथ कंपटीशन की वजह से हार गए और खत्म हो गए। तो बाकी कॉन्टिनेंट पर प्लेसेंटल मैमल हावी रहे और एक कॉन्टिनेंट ऐसा बचा जहां पर प्लेसेंटल मैमल पहुंच नहीं पाए समुद्र की वजह से, तो वहां पर मार्सुपियल मैमल डोमिनेंट हो गए। तो आप लोग देखिए कि मार्सुपियल मैमल शिशुधानी स्तनधारी केवल यहां पर हैं ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप पे, तो उनका रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है। और कुछ जीव जो है जैसे ऊंट है तो वो एशिया में है, अफ्रीका में और कहीं नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जीवों का ये जो वितरण है वो ऐसा क्यों है? क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन हुआ जिसकी वजह से वो अलग अलग हो गए, लेकिन शुरुआत में वो एक ही जगह थे। इसका मतलब शुरुआत में एक ही जगह थे तो उनका पूर्वज कॉमन रहा होगा, अब वो अलग अलग हुए हैं। तो इस तरीके से इनके जो जंतुओं का जो पैटर्न है अलग अलग, या तो वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है या वो रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। उसके अध्ययन के आधार पर हम लोग उनके ओरिजिन का पता लगा सकते हैं। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि इन पर विभिन्न जीवों का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न असतत रूप से एवं रेस्ट्रिक्टेड रूप में होता है। क्लियर ना? नोट करें पोज करके। एक वैज्ञानिक जो नाम पहले भी बात की थी, अल्फ्रेड रसेल वेलेस, इन्होंने वर्ड को निम्न भागों में बांटा।
इन्होंने वर्ल्ड को जो अलग अलग भागों में बांटा, तो उन अलग अलग कॉन्टिनेंट को हम लोग बोल सकते हैं, जैसे पहले आर्टिक, नी आर्टिक, नियोट्रॉपिकल, नियोट्रॉपिकल और इथियोपियन, ओरिएंटल और एक लिख देते हैं ऑस्ट्रेलियन। तो आप लोग देखें कि पहले ही आर्टिक जैसे जिसमें चाइना, यूरोप वगैरह पूरा आ गया, नी आर्टिक में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इसमें इंडिया और अन्य क्षेत्र आ गए, और इसमें ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो इस तरीके से वेलेस ने इनको इन 6 भागों के अंदर डिवाइड किया, और इन 6 भागों में हम लोग देखें तो जैसे यहाँ अफ्रीका वाला जो भाग है, यहाँ पर भी ऊंट पाए जाते हैं, और ऊंट जो है वो यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो ऊंट का वितरण कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस वितरण, डिसकंटिन्यूअस वितरण। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर एग लेइंग मैमल, एग देने वाले मैमल पाए जाते हैं, और यहाँ पर एक मार्सोपियन है, मार्सोपियन। तो ये दोनों जो है वो यहाँ पर कैसा वितरण प्रदर्शित कर रहे हैं? रेस्ट्रिक्टेड वितरण। तो शुरुआत में जब ये कॉन्टिनेंट एक ही थे तब ये जीव एक साथ उपस्थित थे, क्योंकि कॉमन एंसेस्टर से ये पैदा हुए थे। बाद में ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग की वजह से अलग अलग हुए, तो उन महाद्वीप के साथ वो अलग अलग चले गए। प्लेसेंटल मैमल हर जगह हावी हो गए सिवाय इस कॉन्टिनेंट के, क्योंकि समुद्र की वजह से वो यहाँ पहुंच नहीं पाए। तो यहाँ पर जो है वो मार्सोपियन मैमल ज्यादा इवोल्व हुए। इनकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे, ठीक है ना? तो नोट करें आप लोग इसको। तो ये जो प्रमाण हो गया आपका बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। इसके बाद में 3 प्रमाण और बचे हैं जिनकी बात हम लोग करेंगे। 3 प्रमाण कौन से बचे हैं? मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल हो गया, एम्ब्रियोलॉजिकल हो गया, बायोजियोग्राफिकल हो गया। अब एक प्रमाण जो है वो तो है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, और तीसरा है फिर फॉसिल, जीवाश्म प्रमाण के रूप में, ठीक है ना? तो इनकी बात जो है हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आप लोग आज जो बताया वो रिवाइज करो और क्वेश्चन लगाओ। एनसीईआरटी रीडिंग भी लगानी है आपको, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में।